डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र होता क्या है, इसका परिचय क्या है, या इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि अर्थशास्त्र क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स का यूज़ क्या है और इकोनॉमिक्स को किस अर्थों में प्रयोग में लिया जाता है। अर्थशास्त्र हिंदी के दो शब्द हैं, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब धन से लगाया जाता है और शास्त्र का मतलब ज्ञान की पुस्तक से लगाया जाता है। कोई भी ऐसी ज्ञान की पुस्तक या कोई भी ऐसी नॉलेज या कोई भी ऐसी जानकारी जो हमें धन संबंधी अध्ययन कराती है वो अर्थशास्त्र कहलाती है। धन संबंधी अध्ययन से अभिप्राय यह जानना कि किसी भी वस्तु की वास्तविक कीमत क्या हो सकती है, उचित कीमत क्या है, कितने में खरीदना चाहिए, कितने की कीमत हमारे लिए वाजिब है, या उसको बनाते समय कितनी लागत होनी चाहिए और उस लागत पर कितना लाभ कमाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों की आय के आधार पर, उसकी क्रय शक्ति के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन और निर्माण किया जाता है और उन्हीं के आधार पर उनकी परचेजिंग पावर के अनुसार या क्रय शक्ति के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किया जाता है। अर्थशास्त्र जो कुछ भी सिखाता है या जो कुछ भी हम इससे सीखते हैं वो सारा के सारा धन संबंधी है, जिसमें यह जाना जाता है सस्ता क्या है, महंगा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगा। यदि आप मार्केट में पेन लेने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे पेन 1 रुपये में भी मिल जाएगा, 2 रुपये में भी मिल जाएगा, 5 में भी मिलेगा, 10 में भी मिलेगा, 20 में भी मिलेगा, 25 रुपये का भी पेन मिलेगा, 50 का भी मिलेगा। और अगर आप अच्छा पेन चाहते हैं तो 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये तक के पेन आते हैं। 1 रुपये का पेन भी वही काम करेगा जो 10,000 रुपये का पेन काम करेगा, 2 रुपये का पेन भी वही काम करेगा जो 20 रुपये का पेन काम करेगा। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि आपका कार्य जिस पेन से होना है या जिस पेन को आप प्रयोग में लेना चाहते हैं वो आपकी कितनी ज़रूरत का है। क्या आप 2 रुपये के पेन से अपना कार्य संपादित कर सकते हैं? क्या पेन के लिए आपको 20 रुपये खर्च करने होंगे? क्या आपके पास 50 रुपये का पेन खरीदने के लिए 50 रुपये आपकी पॉकेट में है? क्या आप 100 रुपये का पेन खरीद के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं इतना महंगा पेन रखता हूँ? क्यों 100 रुपये का पेन लेंगे जब वही पेन आपको 10 रुपये में उससे अच्छा मिल रहा है? तो जब 10 रुपये में पेन मिल रहा है तो मार्केट में 100 रुपये का पेन क्यों उपलब्ध है? जब पेन 10 रुपये में मिल सकता है तो कौन व्यक्ति 100 रुपये में लेगा? लेकिन आश्चर्य करेंगे आप, मार्केट में लोग होते हैं जो 100 रुपये का पेन भी अपने पास रखते हैं, 2 रुपये का भी रखते हैं, 1 रुपये का भी रखते हैं, 10 रुपये का भी रखते हैं। यह इकोनॉमिक्स है जो ये समझाती है कि किस व्यक्ति की कितनी परचेजिंग पावर है, किस व्यक्ति की कितनी क्रय शक्ति है और किस व्यक्ति के लिए कौन सी चीज़ सुटेबल रहेगी। हमें कॉमर्स में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़नी है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स में 2 शब्द समझाए गए हैं। पहला शब्द समझाया गया है बिजनेस और दूसरा शब्द समझाया गया है इकोनॉमिक्स। पहला शब्द समझाया गया है बिजनेस और दूसरा शब्द समझाया गया है इकोनॉमिक्स। अब बिजनेस शब्द जो है इसका यदि हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो ये इंग्लिश के शब्द बीजी से बना है, BUSY, बीजी। बीजी से बिजनेस बनता है। किसी भी व्यक्ति का किसी भी कार्य में व्यस्त रहना उसका व्यवसाय कहलाता है। खिलाड़ी खेल रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहा है, व्यापारी व्यापार कर रहा है, धावक दौड़ रहा है, ये सब उनके व्यवसाय हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्यवसाय
का अभिप्राय केवल लाभ कमाना नहीं होता। व्यवसाय का अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ जो बना है, वो किसी भी व्यक्ति का किसी भी कार्य में व्यस्त रहने से लगाया जाता है। दूसरा प्रश्न है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का अर्थ अभी अभी आपको बताया, अर्थशास्त्र, यानी वह शास्त्र, इकोनॉमिक्स यानी अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब धन से लगाया गया है और शास्त्र का मतलब ज्ञान की पुस्तक से लगाया जाता है। एक ऐसे ज्ञान की पुस्तक जो हमें धन संबंधी अध्ययन कराती है, जो हमें ये बता दे कि सस्ता क्या है, महंगा क्या है, हमारे लिए उचित क्या है, हमारे लिए अनुचित क्या है, वो अर्थशास्त्र है। अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र। तो अब प्रश्न ये होता है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या होता है। तो हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ समझने के लिए एक छोटे से उदाहरण में से मैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ समझाऊंगा कि कोई भी व्यक्ति जब व्यवसाय करता है तो व्यवसाय करते वक्त उसे कई प्रकार के निर्णय लेने होते हैं। भला क्या है, बुरा क्या है, उसको ग्राहक के साथ व्यवहार कैसे करना है, कम कीमत पे देना है, नहीं देना है, ज़्यादा कीमत वसूलनी है, लाभ कहाँ है, घाटे में बेचना है, नहीं बेचना है। एक उदाहरण से स्पष्ट करूँगा। एक अच्छा व्यवसायी वह होता है जो ग्राहक से अच्छा व्यवहार रखता है। एक उदाहरण है, मान लीजिए किसी दुकानदार के पास कोई ग्राहक आया और उसने अपना सामान मांगा। दुकानदार ने उसका सारा सामान पैक कर दिया, बिल बना दिया, बिल की टोटल लगाई, टोटल आई 102 रुपये। जैसा कि ह्यूमन नेचर है, जैसा कि ग्राहक का व्यवहार होता है, वो 100 रुपये दे देगा, 2 रुपये देने की चेष्टा नहीं करता और वो कहेगा मेरे पास खुले नहीं है। अब दुकानदार को क्या करना चाहिए? 2 रुपये छोड़ देने चाहिए। वो कह रहा है मेरे पास 500 का नोट है ही नहीं 100 के अलावा, जबकि उसके पास पड़ा है, वो देने की चेष्टा नहीं करता। ये एक सामान्य व्यवहार है। व्यापारी को व्यापार करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, 2 रुपये नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं भैया, नेक्स्ट टाइम आए तब दे देना, अभी ले जाते हैं। अगली बार जब वो ग्राहक आए तो उसके बिल में पुराने 2 रुपये, इस बार और 2 रुपये वो कम करेगा, 4 रुपये जोड़ के बिल बनाया जाए और वो कहेगा कि साहब पिछली बार वाले 2 रुपये आपके बाकी हैं। वो नहीं कहेगा, आप मांगोगे तो दे देगा, नहीं मांगोगे तो नहीं देगा। ये एक ग्राहक का सामान्य व्यवहार होता है जिसको अपन ह्यूमन नेचर बोलते हैं। इकोनॉमिक्स ये समझाती है कि किस ग्राहक से कब कितना उधार देना है, कब कितना कम लेना है, कब कितना ज़्यादा लेना है। यह सिखाने और सीखने की कला, यह निर्णय करने की कला व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहलाती है। एक प्रबंधक को प्रबंध करते समय पल पल पर निर्णय लेने होते हैं। उन निर्णय लेने की क्षमता जो बिजनेसमैन में डेवलप होती है थ्रू बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स ही एकमात्र वह विषय है जो व्यापारी में व्यापार करने की क्षमताओं का विकास करता है, जो ये समझाता है कि कब, कैसे, कहाँ, कौन सा निर्णय लिया जाए और उस निर्णय के आधार पे, प्रबंधकीय निर्णयों के आधार पर व्यापार आगे बढ़ता है और व्यापार नए आयाम को प्राप्त करता है। हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करें तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ यह है कि वह शास्त्र है जो निरपेक्ष सिद्धांत और प्रबंधकीय व्यवहार के बीच की दूरी को कम करता है। बात प्रबंधकीय व्यवहार की आई, क्या आपका व्यवहार कैसा है, आप ग्राहकों के साथ व्यवहार कैसा करते हैं, आप कब किसको उधार देते हैं, कितना देते हैं, कैसे देंगे। हम दूसरे शब्दों में बात करें तो व्यावसायिक फर्मों की समस्या को हल करने में आर्थिक सिद्धांतों का व्यावहारिक उपयोग ही व्यावसायिक अर्थशास्त्र है। इसको व्यावसायिक अर्थशास्त्र भी बोलते हैं और इसी को प्रबंधकीय अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। अंग्रेजी में बात करें तो इसी को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहा जाता है और इसी को बिजनेस इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि
व्यापारिक फर्मों को समस्याओं को हल करने में आर्थिक सिद्धांतों का व्यावहारिक उपयोग और प्रबंधकीय अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी आपकी जो व्यावहारिक समस्याएं हैं, उन व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में, जितनी भी आपकी व्यावहारिक समस्याएं हैं, उन व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में ये उपयोग लिया जाता है। दूसरे शब्दों में व्यावसायिक अर्थशास्त्र निर्णय लेने के उपयोग में आने वाला अर्थशास्त्र है। आपको एक लाइन या 2 लाइन का बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग पूछ ले परीक्षा में 2 नंबर के प्रश्न भी आते हैं, 7 नंबर के प्रश्न भी आते हैं, 15 नंबर के प्रश्न भी आते हैं। 2 नंबर के प्रश्न का जवाब आपको 2 या 3 लाइनों में देना होता है। तो अगर आपने 1 लाइन में जवाब दे दिया कि निर्णय लेने के प्रयोग में आने वाला कार्य या निर्णय लेने की क्षमता ही व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, या व्यावहारिक समस्याओं को हल करने वाला सिद्धांत ही व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, तो आपका पूरा उत्तर सही हो गया। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब व्यवहार में आने वाला समस्या। व्यवहार जब हम करते हैं ग्राहक के साथ, कई प्रकार का हम व्यवहार करते हैं। हमें माल उधार भी बेचना होता है, हमें रोकड़ भी बेचना होता है, हमें डिस्काउंट पे भी लाना होता है, हमें प्रीमियम पर भी लाना होता है। हम जब व्यापार में पूंजी लगाते हैं तो पूंजी पर ब्याज भी चुकाते हैं, उस ब्याज को भी हमें वसूल करना है। ऐसा तो है नहीं कि ब्याज की राशि हम हमारे केवल लाभ में से चुकाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रबंधकीय निर्णय और प्रबंधकीय व्यवहार पर निर्भर करती हैं। इसके बाद में हमने बात कही है आगे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ है। 2 नंबर का प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये ध्यान रखना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा गया है। यहाँ हम परिभाषाओं की बात करते हैं तो हमने परिभाषा ली है सबसे पहले जॉर्डीन्स की। जॉर्डीन ये कहता है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र वह विषय है जो यह बताता है कि आर्थिक विश्लेषण का प्रबंधकीय निर्णयों में उपयोग कैसे हो सकता है। यानी आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी आप जानते हैं, आपका निर्णय कितना सटीक है, आपके निर्णय में कितनी क्षमता है। एक दूसरे उदाहरण से मैं स्पष्ट करूँगा। एक कंपनी ने कहा कि हमारे नहाने का ये 1 साबुन 30 रुपये का है, 2 साबुन 60 रुपये के हैं, 3 साबुन 90 रुपये के हैं और 4 साबुन हम 100 रुपये में दे देंगे, परंतु हमारी शर्त है चारों साबुन के पैकेट जो पैकिंग करके आए हैं वो निकाल के आपको ले जाने होंगे, पैकिंग के डब्बे हमें वापस देने होंगे। अब कोई भी दुकानदार ये सोचता है कि मुझे तो साबुन एक साथ 4 बेचने हैं। ग्राहक ये सोचता है डब्बे का करना क्या है, घर ले जाके वैसे भी कचरे में डालना। वो 4 साबुन की बट्टी 100 रुपये में लेके चला जाएगा, एक 25 रुपये में पड़ेगा। कंपनी की एक साथ बिक्री 4 गुनी हो गई। जहाँ मान लीजिए 1000 नग बिक रहे थे, एकदम से 4000 नग बिक गया। उसका फ़ायदा ये हुआ कंपनी को पैकिंग के डिब्बे वापस आ गए। पैकिंग का एक डिब्बा 7 रुपये में पड़ता है, 30 रुपये की बट्टी 7 रुपये की पैकिंग, नेट कॉस्ट 23 रुपये हुई और 23 रुपये का माल 25 रुपये में बेच दिया, 2 रुपये वहाँ पर भी कमा लिया। एक साथ बिक्री 4 गुनी कर दी। आपका निर्णय कितना महत्वपूर्ण रहा? क्या ग्राहक आपसे संतुष्ट हुआ? एक बट्टी एक ग्राहक के मान लीजिए 10 दिन चलती है तो आपने 40 दिन का सामान दे दिया। अब 40 दिन तो दोबारा वो डिमांड नहीं करेगा, 40 दिन बाद आप नई कोई स्कीम लेके आएंगे। ये व्यावसायिक निर्णय होते हैं जो प्रबंधकों को समय समय पर करते रहने होते हैं। उन्हीं निर्णयों के आधार पर उनके प्रोडक्ट हमेशा नए रूप में बिकते रहते हैं। आप देखिए कोलगेट नए पैक के साथ, पैकिंग नहीं करने से क्या होगा? ग्राहक आकर्षित होगा। हर चीज़ में नयापन लाने के लिए व्यावसायिक निर्णय लेने होते हैं। दूसरी परिभाषा है पार्किंसन की। पार्किंसन कहता है व्यावसायिक अर्थशास्त्र का सिद्धांत है व्यवहार दोनों में फर्मों के आचरण का अध्ययन है। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है फर्म के आचरण का अध्ययन है। आपने किसी दुकानदार के बाहर लिखा हुआ देखा होगा, मैंने माल रोकड़ बेचा। दूसरा कहता है मैंने माल उधार बेचा। उधार बेचने वाले के हमेशा लास्ट में कुछ न कुछ पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे, ग्राहक पैसा नहीं देगा। तो आपका आचरण कैसा है ग्राहक के साथ में, आपका व्यवहार कैसा है ग्राहक के साथ में, यह सबसे महत्वपूर्ण है। स्पेनियर कहता है कि प्रबंध को निर्णय लेने व भावी नियोजन में सुविधा
प्रदान करने के लिए आर्थिक सिद्धांतों का व्यवहार के साथ एकीकरण व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी आपका नियोजन कैसा है और आपके सिद्धांत कैसे हैं, उनको आपने किस प्रकार से अप्लाइड किया है, किस प्रकार से यूज़ किया है, इट्स कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स। इस पूरे को पढ़ने के बाद में हम निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं, तो हैंस की एक परिभाषा और ली है हमने कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र निर्णय में प्रयोग होने वाला शास्त्र है। सबसे महत्वपूर्ण बात वापस यहीं आई है, निर्णय में प्रयोग होने वाला। यह अर्थशास्त्र की विशिष्ट शाखा है। यानी इकोनॉमिक्स तो पूरा होल अलग है, उसकी एक ब्रांच है बिजनेस इकोनॉमिक्स। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स इज द होल, इसकी एक ब्रांच है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। व्यावसायिक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो निरपेक्ष सिद्धांत के प्रबंधकीय व्यवहार के बीच, निरपेक्ष सिद्धांत क्या है और प्रबंध का व्यवहार क्या है, उन दोनों के बीच सेतु का कार्य करता है। सेतु किसको कहते हैं? बांध को। बांध का कार्य करता है जो दोनों को जोड़े रखता है। प्रबंध का कार्य करता है, यह समस्याओं के स्पष्टीकरण, सूचनाओं के संगठन व मूल्यांकन तथा वैकल्पिक व्यवहार की तुलना के सिद्धांत में विश्लेषण के उपकरण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। पूरी बात का लबलबा यह है, सरल शब्दों में बात यह है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र होता हुआ है जो आपके व्यवहार को प्रबंध के निर्णयों के साथ जोड़ के देखता है। पहले हमने इकोनॉमिक्स को देखने की कोशिश की, फिर हमने कहा इकोनॉमिक्स की एक शाखा है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का मतलब है व्यवसाय में लिए गए निर्णय कैसे लेते हैं, वो लेने की कला ही बिजनेस इकोनॉमिक्स है। व्यापारी का व्यवहार क्या है, व्यवहार कैसा है और उस व्यवहार को अप्लाइड कैसे किया जाता है, इट्स कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसी कंसर्न में अब आगे देखेंगे अपन कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं या व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा, जब कभी किसी भी प्रश्न में चाहे 7 नंबर का आए चाहे 15 नंबर का आए, प्रश्न में आपसे ये पूछा जाता है डैश 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 से आप क्या समझते हैं, पूछते हैं परीक्षा में व्यावसायिक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। इस तरह का जब भी प्रश्न आता है तो उसमें पहले भूमिका बनाई जाती है, सर्वप्रथम उसमें भूमिका बनेगी, उसके बाद में उसका परिचय आएगा, उसके बाद में उसकी परिभाषा आएगी, इस परिभाषा के बाद में आपका निर्णय आएगा कि अंत में हम कहना क्या चाहते हैं। देन आफ्टर विशेषताएं आएगी, और विशेषताएं जब भी आएगी जो बिना वर्णन के होगी, ऑलवेज विशेषताएं कैसे होगी, बिना वर्णन के। तो अगर कोई भी नियम पूछा गया है, जैसे आप तटस्थ वक्र समझाइए, जैसे आप आर्थिक नियम समझाइए, जैसे आप समसीमांत उपयोगिता का नियम समझाइए, उपभोक्ता बचत के नियम समझाइए, नियम कोई भी पूछा जाएगा तो उसके साथ विशेषताएं नहीं आएगी, उसके साथ हमेशा मान्यताएं आएगी, कॉन्सेप्ट आएगा। लॉ के साथ कॉन्सेप्ट आएगा, मीनिंग के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, और इन दोनों का कभी भी वर्णन नहीं करना होता है, सीधी सीधी लिखनी होती है, चाहे नंबर लगा के लिखो चाहे बिना नंबर के लिखो। हमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताओं को समझना है। यह सूक्ष्म अर्थशास्त्र की प्रकृति है। आगे जाके हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें आपको ये बताएंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है और वृहद अर्थशास्त्र क्या होता है। इंग्लिश में बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। यहाँ यह समझाने की कोशिश की गई है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि ये इंडिविजुअल बात कही जाती है। जहाँ कहीं पे भी कोई भी किसी भी प्रकार की बात जब इंडिविजुअल कही जाती है, राम की आय, श्याम की आय, राम का व्यापार, श्याम का व्यापार, रमेश के कितने नंबर आए, सुरेश के कितने नंबर आए, इट्स कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम ये बात करते हैं कि बाजार की क्या स्थिति है, फला वस्तु क्या भाव है, तो वो व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, एक व्यक्ति या एक फर्म की नहीं होती है, वो संपूर्ण समाज या ग्रुप की होती है, वो समष्टि अर्थशास्त्र में हो जाती है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र का नेचर जो है वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की भांति है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर हमने लिखा निर्धारात्मक अवधारणा। निर्धारात्मक अवधारणा का मतलब है कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा फर्म का खुद का निर्धारण होगा।
ऐसा नहीं है कि एक्स फर्म का निर्णय है वाई फर्म उसको मान लेगी, वाई फर्म का निर्णय है एक्स फर्म मान लेगी, नेवर। सबका अलग अलग है। ये फर्म के सिद्धांत से संबंधित है। प्रत्येक फर्म का अपना अपना सिद्धांत होगा। कोई फर्म ज़्यादा काम करेगी, कोई फर्म कम काम करेगी, कोई फर्म लार्ज स्केल पे काम करेगी, कोई मिनिमम स्केल पे काम करेगी। तो ये सिद्धांत से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र को समुचित महत्व। अब देखिए, पहले हमने बात की व्यष्टि, ये सूक्ष्म है। अब हम कहते हैं कि है तो सूक्ष्म ही, लेकिन व्यष्टि के निर्णय समष्टि पर निर्भर करते हैं। समष्टि पर निर्भर कैसे करते हैं, एक उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ। किसी दुकानदार ने कोई प्रोडक्ट मार्केट में ले जाके बेचने के लिए रखा कि साहब मैंने ये पेन बनाया है और मेरा पेन ये 15 रुपए का है, जबकि उसके जैसे मार्केट में अच्छे पेन ऑलरेडी 10 रुपए में उपलब्ध है, तो वो पेन 15 रुपए में कैसे बिकेगा? तो आपके प्रोडक्ट की कीमत का निर्धारण आपको करना है, वो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। लेकिन जब उस प्रोडक्ट को ले जाके आप मार्केट में लॉन्च करोगे, जब उसको बेचोगे, तो बेचते वक्त आपकी प्राइस काम नहीं आएगी, मार्केट वैल्यू काम आएगी। मार्केट कौन सी प्राइस एक्सेप्ट करता है? तो हमारे प्रोडक्ट की कीमत डिसीजन तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, लेकिन जब उसको लागू करने की बात आती है तो समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। तो केवल व्यष्टि से काम नहीं चलता, समष्टि की भी इसमें आवश्यकता पड़ती। व्यष्टि समष्टि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ साथ पैरेलल चलते हैं। फिर पांचवा हमने कहा ये निर्देशात्मक प्रवृत्ति है। अब ये देखिए, दो प्रकार की बात होती है, एक होती है आदेशात्मक, एक होती है निर्देशात्मक। बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो भी बातें कही जाती है ऑलवेज ऑर्डरिंग लैंग्वेज में होती है। ऊपर से आदेश आता है, उच्च स्तरीय प्रबंधकीय निर्णय लिए जाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे डिसीजंस होते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो डिसीजंस होते हैं नीचे वाले को सीधे सीधे फॉलो करने होते हैं, तो ये निर्देशात्मक प्रकृति है। फिर हमने इसके लिखा प्रबंधकीय स्तर पर निर्णय। अब प्रबंधकीय स्तर होते हैं टॉप लेवल, मीडियम लेवल, लोअर लेवल। तो टॉप लेवल पे जो निर्णय होता है लोअर लेवल वालों को अप्लाइड करना होता है कला व विज्ञान के रूप में। अब ये थोड़ी सी तो आर्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स को चलाना। आर्ट का मतलब है कि थोड़ा सा कला आनी चाहिए आपको, ग्राहक से बात करने का व्यवहार आना चाहिए आपको अगर सहनशील बनना है, पेशेंस अगर डेवलप करना है, तो आप 1 महीने के लिए किसी ऐसी दुकान पर काम कीजिए जहां साड़ियों की सेल होती है। अब उन दुकानदारों की सहन शक्ति को मैं दाद देता हूं जो सुबह से शाम तक एक महिला को एक साड़ी के लिए 40 साड़ियां खोल खोल के दिखाते हैं और वापस समेटते हैं, वापस रखते हैं, फिर भी वो लेके नहीं जाती है। उसकी सहन शक्ति देखिए आप, उसकी सहनशीलता देखिए। तो निर्णय के बाद में ये एक कला है, एक विज्ञान है। ग्राहक को सेटिस्फाई करना होता है, समझाना होता है। लेगी एक साड़ी, देखेगी 40 साड़ियाँ, कितना समय लगेगा, और लास्ट में जाके आप उस एक साड़ी के ऊपर कमाओगे क्या? 100 रुपये, 200 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है आपको। 100 रुपये के लिए आपको कितनी मेहनत करनी होती है। ये कला है और थोड़ा सा विज्ञान भी है। यह समन्वयकारी प्रवृत्ति है। समन्वयकारी का मतलब है कोऑर्डिनेशन होता है, आपस में एडजस्टमेंट होता है। आपने कभी दुकान पे गए होंगे, किसी दुकानदार से बात की होगी, तो दुकानदार इस तरह से व्यवहार करता है। जाते तो हैं आप ऑल पेन लेने के लिए, और दुकानदार आपको नया पेन दिखाता है, दुकानदार आपको नया स्टेपलर दिखाता है, दुकानदार आपको नया फोल्डर दिखाता है, नई फाइल्स दिखाता है कि मैडम देखो ये भी आया हुआ है, देखिए सर ये भी आया हुआ है, देखिए सर ये नया आया है अभी, ये देख। तो ऐसे करते करते आप 10 रुपये का सामान लेने जाते हैं, लेकिन 200 रुपये का बिल बना के आ जाते हैं। ये कला है, एक विज्ञान है। आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाना होता है। ये बहुविषयक संबंधी है। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ लिया तो इसका मतलब अब आपको केवल इकोनॉमिक्स ही पढ़नी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला व्यक्ति सारे विषयों की जानकारी रखता है। वो टैक्स की भी जानकारी रखता है, वो इकोनॉमिक पॉलिसी की भी जानकारी रखता है, वो मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की भी जानकारी रखता है, वो तेजी मंदी सारी चीज़ें की जानकारी रखता है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय होगा जो बहुविषयक है। बहुत से विषयों का इसमें समावेश किया गया है। अधिक परिष्कृत विषय है। परिष्कृत का मतलब है नया, बिल्कुल नया विषय है, और इसको बहुत ही बारीकी से लागू किया गया है कॉमर्स में। विशेषताओं के बाद में अगला पोर्शन हम देखते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का महत्व बताइए या व्यावसायिक निर्णयों में इसकी भूमिका बताइए। परीक्षा में प्रश्न आता है व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक निर्णयों में महत्वपूर्ण है, कैसे समझाइए। तो
तो आपको अर्थ लिखना है, परिभाषा लिखनी है और ये विशेषताएं बिना वर्णन के लाइन सर जितनी आपको याद हो सके उतने लिखनी है, मिनिमम 5 से 7, मैक्सिमम 10। उसके बाद में प्रश्न अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि व्यावसायिक निर्णयों में व्यावसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका समझाइए, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स का बिजनेस में रोल समझाइए कि करता क्या है बिजनेस में। इसको एक एक पॉइंट को उठाएंगे हम, सारे पॉइंट पहले रीड करेंगे, रीड करने के बाद में एक एक का 2-2 लाइनें 3-3 लाइनों में हम वर्णन करेंगे। वर्णन करने का मैं आपको तरीका समझाता हूँ। जैसे पहला पॉइंट है अनिश्चितताओं तथा जोखिम को कम करने में सहायक। अब बिजनेस में ये तो आपको पता है कई प्रकार की अनिश्चितताएं रहती है, कई प्रकार की जोखिमें रहती है। जितनी भी जोखिम होती है, जितनी भी अनिश्चितताएं होती है, उनको कम करने में बिजनेस इकोनॉमिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब वर्णन कैसे करेंगे? तो वर्णन ऐसे करेंगे, व्यावसायिक निर्णयों में व्यावसायिक अर्थशास्त्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अनिश्चितताओं और जोखिम को कम करने में सहायक होता है। बिना व्यावसायिक अर्थशास्त्र से व्यावसायिक जोखिमें और अनिश्चितताएं कम करना संभव नहीं है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र, वो ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर वाला प्रश्न, नीचे वाला पॉइंट, दोनों को इंटरकनेक्ट करते रहो और लिखते रहो। आपको अपने एक भी शब्द का एडिशन नहीं करना है, अपनी तरफ से उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। ये जोड़ने का तरीका होता है। ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर वाला प्रश्न, नीचे वाला पॉइंट, दोनों को इंटरकनेक्ट करते लिखते चले जाइए। नहीं तो फिर पूरा समझिए। व्यवसाय में अनिश्चितताएं तो होना स्वाभाविक है। मारवाड़ी में कहावत है, कभी घी घड़न कभी मुट्ठी चढ़न। कभी लाखों में फ़ायदा होता है, कभी फ़ायदा छोड़िए घाटे में काम करना पड़ता है। तो जितनी भी प्रकार की अनिश्चितताएं होती है, जितने भी प्रकार की जोखिम होती है, यदि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को ढंग से पढ़ लेते हैं, ढंग से अगर समझ लेते हैं, तो जोखिम में भी कमी आती है और अनिश्चितताएं भी कम होती है। तो बिजनेस की जोखिम और अनिश्चितताओं को कम करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा लिखा, नियोजन व निर्णय में सहायक। अब ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, आगे हमारे चैप्टर आएंगे नियोजन और निर्णय। नियोजन क्या होता है, निर्णय क्या होता है। नियोजन का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने से पहले उसके संबंध में बनाई गई रूपरेखा, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके संबंध में बनाया गया प्लान, किसी भी कार्य को करने से पहले यह पता लगाने का कौन सा काम कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, कहाँ से होगा, सारा प्लान कर लेना नियोजन। और निर्णय अगर आप लेने में एक पल की देरी कर लेते हैं, लैक ऑफ मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, निर्णय में देरी हुई, तो निर्णय में देरी होने के कारण उसका खत्म हो जाता है, इफेक्ट खत्म हो जाता है, लाभ के अवसर खत्म हो जाते हैं। समय पे निर्णय लेना होता है। तीसरा है पूर्वानुमान में सहायक। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है, पूर्वानुमान क्या है? इससे पहले आया नियोजन। तो नियोजन और पूर्वानुमान बहुत फर्क है। पूर्वानुमान केवल अनुमान है, किसी भी घटना के घटित होने से पहले उसके संबंध में लगाया गया अनुमान पूर्वानुमान कहलाता है। मान लीजिए अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में हमारी बिक्री कितनी होगी, ये हमारा बिक्री पूर्वानुमान है। नवंबर में हमारा लाभ क्या होगा, ये हमारा लाभ पूर्वानुमान है। नवंबर में हमारी मांग कितनी होगी, ये मांग पूर्वानुमान है। पूर्वानुमान केवल अनुमान होता है, केवल फोरकास्टिंग होती है, केवल अनुमान है। जबकि नियोजन कार्य करने का तरीका होता है, नियोजन कार्य करने की शैली होती है, नियोजन प्लान ऑफ वे होता है, कार्य को कैसे करेंगे। व्यावसायिक नीति निर्धारण में सहायक। व्यवसाय जब चलाना होता है तो कई प्रकार की नीतियां बनानी होती है, कई प्रकार की पॉलिसियाँ बनानी होती है। उन नीतियों और पॉलिसियों को बनाने के लिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण। बिना नीतियों के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, तो नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका व्यावसायिक अर्थशास्त्र निभाता है। फिर हमने कहा संगठन में सहायक। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है, संगठन क्या है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो उसे संगठन कहते हैं। तो व्यवसाय अकेला व्यक्ति तो कर नहीं सकता, स्वाभाविक तौर पे कुछ व्यक्तियों का सहयोग लिया जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? संगठन कहेंगे। संगठन से ही व्यापार चलेगा। संगठन में व्यावसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संगठन को सफल बनाने में सहायक है। उचित समन्वय स्थापित करने में सहायक। का प्रश्न यही वापस उत्पन्न होता है, समन्वय क्या है? समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन बिठाना, तालमेल बिठाना। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के माध्यम से ही कच्चे माल से लगाकर उत्पादन के बाद तक की समस्त क्रियाएं जो मार्केटिंग में शामिल की जाती है, वहाँ पर भी इकोनॉमिक्स को यूज़ किया जाता है। वहाँ अगर आपको तालमेल या समन्वय बिठाना नहीं आता है तो मामला फेल। समन्वय में सहायक।
संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। आज की तारीख में बिजनेस में जितना फास्ट कम्युनिकेशन चलता है, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, जितना फास्ट संप्रेषण होगा उतना तेज व्यापार चलेगा। व्यापार में कीमतें पल पल में घटती है, बढ़ती है, लाभ के अवसर घटते हैं, बढ़ते हैं, व्यापार की परिस्थितियां घटती है, बढ़ती है। अभी कोरोना काल में कितनी परिस्थितियां बदली, आपसे छुपी नहीं है। व्यापार करने के तरीके बदले, ऑनलाइन मार्केटिंग का डेवलपमेंट हुआ, संप्रेषण में सहायक। अगला है नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब होता है कोई भी कार्य जो हमने जैसी नीति बनाई थी, जैसा हमने नियोजन किया था, जैसा हमने प्लान किया था, ठीक हमारे किए गए प्लान के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करना, उसकी जांच करना। कार्य हमारे बताए अनुसार है या नहीं है, इसकी जांच कर लेना नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण का मतलब ये नहीं होता है कि दुकान के बंद करके बैठ जाना, भाई हमने तो कंट्रोल कर लिया, बेचना ही नहीं है। बेचना है माल, पर जैसा हमने प्लान किया था उस प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्लान, इट्स कॉल्ड कंट्रोल। व्यावहारिक मॉडल बनाने में सहायक। अब देखिए, व्यापार जब करना होता है तो व्यावहारिक मॉडल बनाने होते हैं कई प्रकार के। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक किराने की दुकान वाला साल भर दुकान लगाता है, और जब होली आती है तो होली के रंग और पिचकारियाँ दुकान के बाहर डेकोरेट करके रखेगा। जब दीपावली आएगी तो पटाखे सजा के रखेगा। जब नवरात्रि आएगी तो माता जी के पूजा का सारा सामान सजा के रखेगा। ये मॉडल है। जो व्यवहारिक मॉडल कुछ समय के लिए सीजनल होते हैं, मॉडल बनाने होते हैं, तब व्यवसाय चलता है। बाह्य शक्तियों को समझने हैं सहायक। देखिए, एक बात फैक्ट है कि आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति इसलिए दुखी नहीं है कि उसको कोई दुख है। हर व्यक्ति इसलिए दुखी है क्योंकि उसका पड़ोसी सुखी है। तो बिजनेस में आपको आपकी इंटरनल शक्तियों के साथ साथ बाह्य शक्तियों को भी बहुत भली भांति समझना होगा। आपके प्रतिद्वंदी क्या कर रहे हैं, आपके जो होलसेलर है वो क्या कर रहे हैं, आपके रिटेलर क्या कर रहे हैं, आपका ग्राहक क्या चाहता है, आपका ग्राहक की कैपेसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें को समझना, लागू करना और उसके अनुरूप नीतियाँ बनाना, नियोजन करना, निर्णय करना, तभी व्यवसाय में सफलता मिलेगी। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र में व्यावसायिक अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका निम्न बिंदुओं से स्पष्ट है। आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, बाकी अपन अगले लेक्चर में और देखेंगे।